हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज के एक और टॉपिक की तरफ हम बढ़ चले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नीट के पीवाईक्यूज उठा के देखो या एनसीईआरटी बुक उठा लो यार, क्लास 11 की एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं। और ये टॉपिक में से ना भर भर के क्वेश्चन आते ही आते हैं और समझने में बहुत ही सरल है। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे ना 15 से 20 मिनट की, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान था समझने में, इतना आसान टॉपिक था, हम इसको क्यों छोड़ रहे थे। दरअसल देखो होता क्या है कि बच्चे इसको इसलिए भी थोड़ा सा मतलब कम करते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाते हैं। और वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें से देखो, मैं आपको सिर्फ टॉपिक नहीं समझाऊंगा, टॉपिक समझाने के बाद क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ और कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको वो ट्रिक काम आएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें फिर इसको, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर क्या है? देखो, होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्वांटम नंबर यूज करते हैं। और ये चार टाइप की होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये एक सेट है चार नंबर का। और ये ही सेट जो होता है हमारा चार नंबर का, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम है, या स्पिन क्वांटम नंबर एस है, ये चारों के चारों का जो सेट है, इसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी मदद से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, और क्या उसकी स्पिन है, मतलब क्या उसकी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन है। सारी चीजें हम बता पाएंगे। अब कैसे कैसे इसको पढ़ना है, आओ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एन को। तो पहले मैं एन से ही स्टार्ट करूंगा। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। आपने शेल पढ़ी है ना, के एल एम एन, 9th 10th क्लास में आप पढ़ के ही आए होगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ऐसे लिखा है 2s, या सपोज करो ऐसे लिखा है 2p, या लिखा है समझो 3d, या लिखा है समझो 4f। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आई होप आप सबको लिखनी आती ही है, उसमें आप सब इस तरीके से लिखते हो ना। तो अगर यहाँ पर देखो 2s लिखा है, इसका मतलब है सीधे सीधे n की वैल्यू है 2, मतलब इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2। और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2। कैसे पता चल रहा है? ये देखो, जो आगे नंबर लिखा है ना, बस वही आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ 3d, डी के पहले लिखा है 3, तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ f के पहले लिखा है 4, तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 4। बताओ कितना आसान है, कुछ करना पड़ा नहीं। और इसी से हमें पता चल जाता है वो कौन सी शेल में है। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, कभी भी वो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होती है, मतलब कि एक होल नंबर में होती है। ये कभी भी फ्रैक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, और माइनस में भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाती है, 4d 4f 5f, इस तरीके से रहता है ना। ठीक है, तो इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। एनर्जी ऑफ शेल कैसे देते हैं वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। पहले आप पूरा का पूरा समझ लो सारी क्वांटम नंबर को, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो हम सब शेल देखते हैं। अब शेल के अंदर सब शेल, कौन सी सब शेल में है इलेक्ट्रॉन, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। शेल का हमें पता चल गया, सबसे पहले हमने एन निकाला, शेल का पता चल गया। अब सब शेल कैसे, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था यहाँ पर 2s 2p 3d 4f, तो यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू का तो पता लगा लिया जो नंबर था। अब इसमें एल कैसे बताऊंगा, तो उसके लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर लगती है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में सीधे सीधे आप ऐसे देख सकते हो, इसकी वैल्यू आपको लगभग लगभग 0 से n-1 तक देखने को मिलती है। एक एक टेबल होती है इस तरीके से, देखो यहाँ लिखो एल की वैल्यू, ठीक है, या यहाँ पर लिखो, हाँ, एल की वैल्यू। और यहाँ ऑर्बिटल लिखते चलेंगे, s p d f, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करो, यानी एस के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 0, पी के लिए हो जाएगी 1, डी के लिए हो जाएगी 2 और एफ के लिए हो जाएगी 3। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यानी कि अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए मेरा एल की वैल्यू क्या है 0,
पी है उसके लिए क्या है 1 है, डी है उसके लिए क्या है 2 है, एफ है उसके लिए क्या है 3 है। अब एस पी डी एफ के बारे में आपको पता ही है, एस की शेप कैसी होती है आपको पता ही है, स्फेरिकल। पी की शेप कैसी होती है डमलाकार होती है, और डी की शेप कैसी होती है डबल डमलाकार होती है, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको बनाते ही नहीं है। तो ये सब तो आपको आइडिया है ना ऑर्बिटल्स के बारे में, कि एस ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, ये सब तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसी टाइप से हम सब शेल के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है, देखो n इक्वल्स टू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हम 0 से n-1 तक ले रहे थे। n की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो सकती है, यानी 1s हो सकता है, ठीक है। ये एक आइडिया लगाया हमने। जैसे n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 है, तो 0 टू n-1, 0 टू 2-1 कितना हो जाएगा, 0 टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के लिए 2s 2p आ सकता है ना। यहाँ देखने को भी मिल रहा होगा 2s 2p। अब इससे आपको एक चीज और पता चल गई कि 1p क्यों नहीं होता, 1d क्यों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। 3 है तो क्या हो जाएगा, देखो 3 में 3 बनता है, 3s 3p 3d भी आता है, तो देखो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला 3s 3p 3d। 4 में आपको पता है 4s भी आता है, 4p भी आता है, 4d भी आता है और 4f भी आता है, तो देखो यहाँ पर हमें वो चारों देखने को मिल गए। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक लाइन बोली है यहाँ पर कि इससे हम एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है एजीमुथल के लिए, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि इसके थ्रू हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब शेल का ही पता लगा रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम का भी तो पता लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है बताती है। अभी तक देखो हमने दो क्वांटम नंबर पढ़ी, एन और एल, जिसमें हमें शेल और सब शेल का पता चल गया। अब वो कौन से ऑर्बिटल में है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल की, वो कौन बताएगा, वो बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम ये देख लेंगे कि वो सब शेल के बाद की कौन से ऑर्बिटल में है। अब देखो इससे हमें ये भी पता चलता है, पी है, जैसे पी है तो पी के लिए कितने बनेंगे ब्लॉक, कभी भी आपने देखा होगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ 2p3, तो हम ऐसे बनाते हैं ना, तो पी में 3 ही ब्लॉक क्यों बनाते हैं, तो अब हम इससे पता लगाएंगे एस में एक ही ब्लॉक क्यों बनाते हैं। तो यहां पर हमें पता चलेगा ये वाला सब कुछ कैसे। देखो इट डिस्क्राइब द नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन अ सबशेल, द वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम -l टू +l। अब ये याद रख लो कि इसकी वैल्यू -l टू +l होती है और जीरो सहित होती है, जीरो को इंक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना। जैसे एल इक्वल्स टू 2 लेते हैं, हमें पता है डी के लिए एल इक्वल्स 2 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 1 और 2। इसका मतलब देखो कितनी वैल्यूज आई 5, तो यानी कि इसकी ओरिएंटेशन भी तो वैसी ही रहेगी। तो इसीलिए हम डी ब्लॉक में 5 ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसी अगर मैं एल इक्वल्स टू 1 पर देखूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम की, -1 0 और +1 हो जाएगी। इसका मतलब कितनी वैल्यूज आई 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बनेंगे ब्लॉक पी के, बताओ जल्दी, है ना। तो इस तरीके से हम पता पाते हैं, अब समझ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं और ये बहुत ही सिंपल है समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या है स्पिन क्वांटम नंबर में, यहाँ पर हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, या ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे कि इसकी दो ही वैल्यू होती है और स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए सेम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो होता क्या है, या तो वो क्लॉकवाइज है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, या तो वो प्लस हाफ है या वो माइनस हाफ है। यहाँ पर देखो जो प्लस हाफ होता है वो क्लॉकवाइज के लिए होता है, जो माइनस हाफ होता है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कहीं अगर हम भरते हैं, आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसा क्यों होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो देखो ये जो अपवर्ड वाला है ना, ये तो प्लस हाफ है, ये तो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो नीचे वाला है ना डाउनवर्ड साइड, ये हमारा माइनस हाफ रहता है, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो इससे आप याद कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से थ्योरी मैंने काफी समझा दी है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके कुछ पीआईक्यूज मैंने लिए हैं और ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये तो और ध्यान से देखो। तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखो द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। इन्होंने कहा कि क्वांटम नंबर्स दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर नीचे देख लो, हमने देख लिया जी सही है।
अब ये बताना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ एनर्जी का। अभी मैं बता रहा था ना एनर्जी का पता चलता है, तो देखो एनर्जी का पता कैसे चलता है मैं बताता हूँ। एक होता है आपका एन प्लस एल रूल। ये एन प्लस एल रूल के थ्रू आप बता सकते हो एनर्जी के बारे में। जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जिसकी भी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर सोचो एन प्लस एल वैल्यू किसी दो सेट में सेम आ जाए तो क्या करेंगे? अगर दो सेट में एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हम एन की वैल्यू चेक करते हैं, फिर जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा हाइयर एनर्जी दिखाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूं आपको। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में दिया एन इक्वल्स टू 4, एल इक्वल्स टू 2 और एम वन इक्वल्स टू -2, एस इक्वल्स टू -हाफ। हमें इन दोनों को नहीं देखना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एन और एल पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में एन प्लस एल कितना आ जाएगा? इसके लिए 4 + 2 यानी कि 6। सेकंड वाले में कितना आ जाएगा एन प्लस एल? यहाँ पर देखो 3 + 2 5। और ऐसे ही थर्ड वाले में क्या आ जाएगा एन प्लस एल? 4 + 1 यानी कि 5 फिर से। और इस वाले में क्या आ जाएगा एन प्लस एल? यहाँ पर आ जाएगा 4। अब सबसे ज्यादा इन प्लस एल किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा इसका आ रहा है तो ये हाईएस्ट होगा, और सबसे कम इसका आ रहा है लोएस्ट होगा। यानी कि देखो सबसे आगे तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, लोएस्ट फोर्थ का होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन हमें तो सारा बताना है ना, हमें तो सारा बताना है, तो बीच के दो भी बताने हैं। वैसे तो आप ये भी देख सकते थे कि फर्स्ट ज्यादा है फोर्थ लास्ट है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर गए, यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर गए बी और डी में से, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट लास्ट दिखा रखा है, यहाँ पर फोर्थ लास्ट दिखा रखा है, तो फोर्थ हाईएस्ट है, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से भी कौन सा है उसके लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो क्या करना होता है? एन की वैल्यू देखनी होती है, तो जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा है बस वो हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू थी 3 और यहाँ थी एन की वैल्यू 4, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट होगा, ये इससे ज्यादा होगा। तो इसके बाद आ जाएगा फिर थर्ड वाला, और फिर आ जाएगा सेकंड वाला, और ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, बी ऑप्शन। सही है, करेक्ट है, जल्दी बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद एल इक्वल्स 3 एंड एन इक्वल टू 4। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, एन की वैल्यू 4 ले लो और एल की वैल्यू 3 ले लो। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 3, मुझे एक चीज समझ आ गई। एल की वैल्यू 3 किस पे आती थी? 0 1 2 3 एफ पे, तो यानी कि एफ ऑर्बिटल है। और उसके बाद एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब आगे 4 लग रहा होगा, तभी तो 4 एफ हुआ। अब 4 एफ में भी चेक कर लो, एन की वैल्यू 4 सही है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 सही है, तो यानी कि ये 4 एफ की बात कर रहे हैं। और 4 एफ में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं। हमें पता है एफ में कितने ब्लॉक होते हैं, 7 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही होता है। और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम अगर मैं भरना चाहूँ तो हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन में भर सकता हूँ। टोटल कितना हो गया? 14। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 14। 14 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। अब क्योंकि उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे तो इसलिए मैंने 14 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है। ये वाला भी आपका देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो इनकरेक्ट सेट बताना है, मतलब जो कि गलत है, हमें क्या ढूंढना है इसमें? जो गलत सेट है बस वो ढूंढना है, जो सही है वो हमारे काम का नहीं है। जैसे ये ऑप्शन पढ़ो, एन इक्वल 4 एल इक्वल टू 4 एल यानी 4 डी की बात हो रहे हैं, ठीक है। और 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2 सही है, एम एस माइनस हाफ वो ठीक है, तो यानी ये तो करेक्ट है। और ये भी देखो एन इक्वल्स 5 एल इक्वल्स टू 3 यानी 5 एफ की बात कर रहे हैं। 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 सही है। यहाँ पर देखो एन इक्वल्स 4 और एल इक्वल्स टू 3 यानी कि ये 4 एफ की बात कर रहे हैं, तो देखो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये भी ठीक है। तो यानी ऑप्शन तो फिर डी ही हो गया। और वैसे भी चेक कर लो, एन इक्वल्स 5 एल इक्वल्स टू 5 L2 यानी कि ये 5 डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। एम एल देखो -2 -1 +1, अरे हाँ जीरो नहीं है ना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू इसकी आनी चाहिए थी एम की, 2 के लिए -2 -1 0
+1 +2, और इन्होंने जीरो को स्किप कर दिया, इन्होंने जीरो को स्किप कर दिया, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद करके चलना है, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, और ये फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल होते हैं 2l+1, ठीक है, ये याद कर लो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ मीन एनर्जी लेवल होते हैं n²। ऑर्बिटल, क्या बात कर रहा हूं मैं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मीन एनर्जी लेवल होता है 2n²। ठीक है, जैसे सपोज करो डी में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5। ठीक है, अब उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हर एक में 2 भरेंगे तो 5 × 2 10, ऐसे याद करके चलो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने लिखवा ही दिया था, √L × L+1 h/2π। और एक और फॉर्मूला भी होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, बोर पोस्टुलेट में भी आपने पढ़ा होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक नंबर का फॉर्मूला होता है √N × N+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। अब यहाँ पर मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √L × L+1 × h/2π। तो बस मुझे एल निकाल लेना है, एल निकाल लूंगा तो काम हो जाएगा। पी इलेक्ट्रॉन के लिए बताना ना, पी के लिए, और पी के लिए और पी सब शेल एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर पुट कर दो बस, √1 × 1 + 1 × h/2π। ये देखो 1 × 1 + 1, ये तो 2 हो गया, फिर आ जाएगा √2, तो √2 h/2π आ जाएगा। अब ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, √2 से 2 गया तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर h/√2π। जल्दी से देखो सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक चीज और है, मैं मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में जो आपको बता रहा था ना, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, अगर आपको याद करवाऊं मैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, √N × N+2। अब देखो सभी के लिए, अगर n की वैल्यूज को मैं देखूं, n की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 3 लेता हूँ, n की वैल्यू 4 लेता हूँ। ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, √N × N+2। अब देखना, एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ। अब इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 × 0 + 2 कितना आ जाएगा, रूट, ये 0 ही हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, 0 × 0 करोगे 0 आ जाएगा। अब 1 रखोगे तो देखो 1 + 1 2, यानी कि आ जाएगा √3, यानी कि होगा 1.732। ठीक है, और जैसे ही, या 1.7 तक ही लेके चलो, 1 पॉइंट तक ही लेंगे, और यहाँ √2 रखोगे तो √2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, √8, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2.8 समथिंग आएगा। और ये यहाँ पर देखोगे तो √15 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 × 3 + 2, यानी 3 × 5 √15, कितना आता है, ये 3.9 आता है। ऐसी 4 के केस में देखो, √24 कितना आता है, ये आता है लगभग लगभग आपका 4.9 के आसपास। अगर आप इसको भी देखोगे तो 2.87, या फिर ये कुछ 2.9 तक ही आता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर जो देख के मुझे पता चल रही है, बस यहाँ से देखो, 2 3 4 के केस में अगर आप देखो यहाँ से, तो इसकी वैल्यू n.9 होती है। कैसे पता चला, देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया था तो इसकी वैल्यू 2.9 के आसपास आई, जैसी मैंने 3 लिया तो इसकी वैल्यू 3.9 के पास आई, जैसी मैंने 4 लिया तो इसकी वैल्यू 4.9 के आसपास आई। तो ये एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, कि आप बस एन की वैल्यू देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए वो देख लो, और फिर उससे आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटा नंबर क्या होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा। जैसे क्वेश्चन करवा जाऊं मैं, ये वाला है,
इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इन तीनों के लिए मैंने ले लिया है, तो सबसे पहले मुझे तीनों में क्या निकालने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लेते हैं Fe+2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आर्गन 18 4s2 होता और 3d6 होता, यही होता 4s2 3d6। लेकिन मैं क्या करूंगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो यहां से निकालेंगे एस से, तो यहाँ हो जाएगा 4s0 3d6। नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम+3, जो हमारा एक एक्सेप्शन वाला होता है। यहाँ लिखेंगे आर्गन 18 4s1 होता है और 3d5 होता है। क्या 4s1 3d5 होता है वैसे, लेकिन हमारा क्रोमियम+3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे यहाँ से, तो हम यहीं से निकाल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से भी दो निकलेंगे तो 4s0 3d3। जल्दी से देखो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निकिल+2, तो यहाँ पर आएगा आर्गन 18 4s3d। यहाँ होना चाहिए था 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये 4s0 हो जाएगा, तो यहाँ 3d8 आएगा। अब देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो तो d6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है बस यहाँ पर, और इसका बनाएंगे तो इसमें तो 3 ही है टोटली। और इसमें देखो 8 में, हाँ, अब देखो ये तो मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 3d6 है, मतलब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं, ये वाले, ये तो पेयर्ड है, ये हो गए अनपेयर्ड 1 2 3 4। यहाँ की नहीं की, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक चीज जो मुझे समझ आ रही है कि एन की वैल्यू से मैंने याद करने का तरीका बताया था, n.9 कर लो, तो यानी 4 जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी म्यू की, ये लगभग लगभग मुझे वैसे ही पता चल जाएगा 4.9 होगी, और ये लगभग लगभग 3.9 होगी, और ये लगभग लगभग 2.9 होगी वैसे इसकी। एक सेकेंड, इसको नीचे लिख देते हैं ना। हाँ, इसकी वैल्यू लगभग लगभग 2.8 या 2.9 लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि म्यू किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा Fe+2 का, ठीक है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है Ni2 पॉजिटिव का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो Ni+2, फिर उसके बाद Cr+3, फिर उसके बाद Fe+2 का हुआ, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा था उसको लास्ट में, जिसका सबसे कम था उसको सबसे पहले, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो मैं क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं, सही है। तो बस इसी के साथ हमारा आज का सेशन ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।